मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के राजदूतों से भेंट की और 15 देशों में तैनात भारत के राजदूतों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में सहयोग मांगा है और साथ ही अगले साल फरवरी में आयोजित होगा समिट। तो देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के राजदूतों से मुलाकात करते हुए नजर आए। 15 देशों में तैनात भारत के राजदूतों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में सहयोग भी मांगा है योगी ने। और अगले साल फरवरी में आपको बताते चले आयोजित होगा समिट और सभी राजदूत दूसरे देशों में भारत के ब्रांड एम्बेसडर, ये सीएम योगी का बयान सामने आया है। खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, आज देवरिया जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और देवरिया को देंगे कई बड़ी सौगात। इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, आज देवरिया के दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो कई बड़े सौगात जो है वो देवरिया वासियों को सौंपने वाले 477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही लाभार्थी परियोजनाओं के पात्रों को भी प्रमाण पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम आवास की चाबी भी सौंपेंगे। साथ ही सीएम योगी के देवरिया दौरे को लेकर तैयारियां भी की जा रही है। तो आज देवरिया के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जहां पर सीएम योगी 477 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और आज उनका देवरिया दौरे में क्या कुछ कार्यक्रम रहना वो भी हम आपको बता रहे हैं। देवरिया में 233 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। साथ ही 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक किसान मेला का शुभारंभ करेंगे, जिसका आयोजन पत्थर देवा में होने जा रहा है। और सीएम योगी कृषि एवं क्रीड़ा विभाग की 7.52 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और 2 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो ये तमाम वो कार्यक्रम जो आज देवरिया में होना है। खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, राज्य कर्मियों को पेंशनरों को दिवाली गिफ्ट मिला है। फैसला 1 जुलाई 2022 से मान्य रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, राज्य कर्मियों पेंशनरों को दिवाली गिफ्ट मिला है और फैसला आपको ये बताते चले 1 जुलाई 2022 से मान्य रहेगा। हर कर्मचारी को 6,908 बोनस देने का फैसला लिया गया है। तो सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38% किया और 34 से बढ़ाकर आपको बताते चले 38% किया गया है महंगाई भत्ता। तो यूपी में दीपावली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा दिया है और सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर दी है। पहले महंगाई भत्ता जो 34% था वह नए फैसले के साथ 38% हो जाएगा और ये फैसला 1 जुलाई 2022 से मान्य रहेगा। सीएम योगी ने दीपावली से पहले बोनस भी मंजूरी दे दी है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हर कर्मचारी को 6,908 बोनस देने का फैसला लिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से उनके स्वागत के लिए वीआईपी व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर डिप्टी सीएम भड़क गए। रिपोर्ट देखिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस बीच सोमवार को ब्रजेश पाठक बस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। यहां कलवारी के डकही गांव में बाढ़ राहत शिविर कैंप में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने वीआईपी व्यवस्था की थी। बाढ़ पीड़ित इलाके में रेड कारपेट और टेंट लगाकर कार्यक्रम का बाकायदा आयोजन किया गया था, जिसे लेकर ब्रजेश पाठक भड़क गए। मंच से ही इसकी कड़ी निंदा की। खुद ही सुनिए आप। मैं सरकार की तरफ से आपके बीच में मदद सीधे देने के लिए आया हूं। यहां पर पहुंचने पे मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि बाढ़ राहत कैंपों में इस प्रकार के लिए टेंट की व्यवस्था हमारे आने पर भविष्य में न की जाए। ये धनराशि का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं जरूरत है। साधारण इस धनराशि का उपयोग सारा का सारा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए किया जाए। इस टेंट और ये दरी बिछाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे पैसे हमारे भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को मिलने चाहिए और बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
ये बोतल का पानी हम लोग न पीने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आप लोगों की पीड़ित दर्द का एहसास करने के लिए आए हैं। ब्रजेश पाठक ने जिला प्रशासन को साफ लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा, इस तरह के कार्यक्रम में जहां लोग बाढ़ से परेशान हैं, ऐसा स्वागत न किया जाए। मैं सरकार की तरफ से आपके बीच में मदद सीधे देने के लिए आया हूं। यहां पर पहुंचने पे मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि बाढ़ राहत कैंपों में इस प्रकार के लिए टेंट की व्यवस्था हमारे आने पर भविष्य में न की जाए। ये धनराशि का दुरुपयोग है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। साधारण इस धनराशि का उपयोग सारा का सारा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए किया जाए। इस टेंट और ये दरी बिछाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे पैसे हमारे भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को मिलने चाहिए और बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बोतल का पानी हम लोग न पीने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग आप लोगों की पीड़ित दर्द का एहसास करने के लिए आए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चेतावनी जहां जिला प्रशासन के लिए एक सबक है, वहीं आम जनता के बीच मदद करने के लिए पहुंचकर उन सभी मंत्रियों के लिए सीख भी है जो सिर्फ फोटो क्लिक करवा कर लौट आते हैं। बस्ती से मोहम्मद कासिफ, 3 न्यूज़ स्टेट। बात भदोही की, जहां पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने असलहे का लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी लाइसेंसी असलहा जमा नहीं कराने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस प्रकरण में कोर्ट ने ये फैसला और ये सजा सुनाया है। वर्तमान में जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के मामले में 2011 में मुकदमा दर्ज किया गया था। और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी है। भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की महिला से गाली गलौज के बाद गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया था। दिवाली से पहले श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलने की सूचना पर त्यागी परिवार में खुशी का माहौल है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करते भी नजर आए। इस दौरान श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कहा कि मेरे लिए तो मेरे पति श्रीकांत त्यागी राम की तरह हैं। उनका स्वागत हम दिवाली पर उसी प्रकार से करेंगे जैसे राम भगवान का अयोध्या पहुंचने पर स्वागत किया गया था। तो श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद आपको बताते चले कि परिवार में खुशी का माहौल है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि श्रीकांत त्यागी की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो महिला के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आए थे और जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी। मेरे लिए तो मेरे पति श्रीकांत त्यागी राम की तरह हैं और उनका स्वागत हम जिस तरह से दिवाली पर भगवान राम का स्वागत किया गया था, तो मेरा परिवार तो बिल्कुल उसी तरह से उनका स्वागत करेगा। हम और हमारा परिवार, साथ ही साथ त्यागी समाज भी बहुत खुश है और हमें पहले दिन से इस चीज के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जो हमारी लड़ाई थी वो न्याय की लड़ाई थी। हमारे साथ अन्याय हुआ था और हमें भरोसा था कि न्यायपालिका द्वारा हमारे साथ न्याय जरूर होगा। इधर अयोध्या में तपस्वी छावनी में संत परमहंस ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बार उन्होंने 7 नवंबर 2022 को दिल्ली संसद भवन को घेरने की धमकी दी है। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए हिंदूवादी संगठनों से भी अपील की है कि वह उनके साथ संसद भवन के घेराव में शामिल हो और इससे पहले भी संत परमहंस हथियारों के दम पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कह चुके हैं। 7 नवंबर 2022 दिल्ली संसद भवन का मैं घेराव करने पहुंच रहा हूं और मैं अपील करता हूं कि जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन हैं और हिंदूवादी संगठन हैं, सब लोग पहुंचे। मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुका है, इसलिए बंटवारे से बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वह हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसको लेकर के हम लोग 7 नवंबर 2022 11 बजे संसद भवन का घेराव करेंगे। यूपी पुलिस के उत्तराखंड में एनकाउंटर के बाद योगी और धामी पुलिस सामने आ गई है। मुरादाबाद के इनामी खनन माफिया जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस की उत्तराखंड में दी गई दबिश के दौरान गोली लगने से एक महिला की मौत के बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों ने बीच टकराव लगातार सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखिए।
यूपी और उत्तराखंड पुलिस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना तथ्यहीन बयान से लोक सेवकों को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के एसीएस होम का बयान देखा और सुना है। एसीएस गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों पे आधारित नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड में अपराधी पकड़ने गई यूपी पुलिस की फायरिंग में एक महिला की मौत होने के बाद से मचे बवाल को लेकर राधा रतूड़ी ने कहा था कि यूपी पुलिस दोषियों की बजाय निर्दोष लोगों को पकड़ती है। इस बयान के बाद यूपी से लेकर उत्तराखंड तक मामला गर्मा गया। मामले को बढ़ता देख एसीएस राधा रतूड़ी को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ रही है। जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए, और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही है, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए, और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे। इनामी खनन माफिया जफर अली की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस की उत्तराखंड में दी गई दबिश के दौरान गोली लगने से महिला की मौत के बाद से ही दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई की और फिर मस्जिद कमेटी के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की अगली डेट तय कर दी गई है। साथ ही कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को निर्देश दिया है कि वो केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अगली सुनवाई पर कोर्ट को उपलब्ध करवाए। हाईकोर्ट में इंतजामिया कमेटी ने जिला कोर्ट के वर्शिप एक्ट को लेकर 12 सितंबर को दिए फैसले के खिलाफ याचिका दी थी, और इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में मसाजिद कमेटी की तरफ से 12 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है जो इस मामले में अधिवक्ता हैं और आज इस मामले में सुनवाई थी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं कि आज इस मामले में सुनवाई थी, क्या हुआ कोर्ट? देखिए, आज जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं वो कोर्ट से कुछ समय मांग रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए, तो माननीय न्यायालय ने जिला जज वाराणसी को निर्देशित किया है कि जो उसका पूरा रिकॉर्ड है उसकी जेरोक्स कॉपी सर्टिफाई करके कोर्ट में सबमिट कर दें, और इस मामले की अगली सुनवाई परसों यानी 19 अक्टूबर को लगाई है 2 बजे के लिए। किस तरह का रिकॉर्ड मांग रहे थे? जो पूरा वाराणसी कोर्ट का रिकॉर्ड है, ट्रायल कोर्ट का जो पूरा रिकॉर्ड है उसकी जेरोक्स कॉपी जिला जज वाराणसी का जो कार्यालय है वो माननीय न्यायालय को यहाँ पे सबमिट करेगा, और उसके बाद 2 बजे परसों उसकी सुनवाई होगी। इसमें मुख्य तौर पे देखा जाए तो क्या प्रेयर क्या से उनका कहना यह है कि जो 12 सितंबर 2022 का फैसला है माननीय जिला जज वाराणसी साहब का, वो फैसला गलत है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित है, वक्फ एक्ट से केस बाधित है, और इसलिए इसमें कोई ट्रायल नहीं हो सकता है, और इसलिए उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया जाए, उस ऑर्डर को डिसमिस किया जाए, और उनकी जो एप्लीकेशन है 711 की उसको अलाउ किया जाए।
और वाराणसी में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार बनने के लिए दी गई कुल 17 याचिकाओं को जिला जज ने खारिज कर दिया है। बीते कुछ दिनों में 1/10 यानी कि इस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए कई अलग अलग संस्थाओं, संगठनों और धार्मिक पक्ष से जुड़े लोगों ने याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट में सुनवाई करते हुए सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। और वहीं कोर्ट के फैसले से नाराज याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जिला जज ने सबको एक नजरिए से देखा है, जबकि एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट जाने की बात भी कही है। 110 पे सारे प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है। न इसमें किसी नहीं 3 लोगों की बाकी थी, उन 3 लोगों का भी निर्णय 21 तारीख को आ जाएगा। लोगों ने एडजर्नमेंट सीख किया था, उसको भी माननीय न्यायालय ने मना कर दिया है। और आज ये माननीय न्यायालय का था कि जितने लोग जो है उपस्थित हैं उनको सुन लिया गया, जो नहीं उपस्थित है उनका एप्लीकेशन नॉन प्रेजेंस में खारिज कर दिया जाएगा। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह जिन लोगों को अपनी कुछ विशेष बात या कुछ कोई विशेष साक्ष्य रखना है, वो सभी लोग यहाँ पे आके माननीय न्यायालय किसी वादिनी के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। देखिए 110 पर जो पूर्व में सुना गया था, सभी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए हैं। 2-3 लोग आज फिर पुनः सुनाए हैं, उस पर हमारी आपत्ति रही है, जिसे अभी 21 तारीख को आदेश आ जाएगा। संभव है को भी खारिज हो जाना चाहिए। और 82 का प्रार्थना पत्र मेरा पुनः जो कमीशन मलबा हटा करके था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि 21 तारीख को 21/10 को ही सुनवाई की जाएगी। विपक्षी द्वारा आपत्ति के लिए अंतिम अवसर दिया गया। खबरों में बढ़ते आगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में तीनों अलग अलग दावों में 7 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख मिली है। और जिला जज की अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड फिर हाजिर नहीं हुआ और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील कराने के लिए स्पेशल मैसेंजर भेजा गया था। और अगली तारीख पर अगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट में नहीं हाजिर हुआ तो एक्स पार्टी आदेश जारी हो जाएगा। और वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी पर केस को लटकाने भटकाने का आरोप भी लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए 7 देशों के राजदूतों ने बहराइच जिले का भ्रमण किया और इस दौरान सभी देशों के राजदूतों ने विकास कार्यों को बारीकी से देखा और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी देखा गया। दरअसल नीति आयोग के सर्वे में बहराइच के बेहतर कार्य के कारण कई जन कल्याणकारी योजनाएं जिले में चलाई जा रही है, जिसे देखने 7 देशों के राजदूत पहुंचे थे। फतेहपुर जिले में विकास कार्यों का 8 देशों के राजदूतों ने निरीक्षण किया और डीएम के साथ साथ उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह की सुनवाई में इन राजदूतों को भिटौरा विकासखंड के सैदनापुर कंपोजिट विद्यालय का भ्रमण कराया गया और इसकी तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई है। साथ ही कलेक्ट्रेट में 8A ग्लास के तहत पिछड़ों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रस्तुति भी देखी गई और इस कार्यक्रम में खदेरी नदी के काम की जानकारी के साथ साथ ODOP की बुकलेट का भी अनावरण किया गया। बढ़ते खबरों में आगे, दक्षिणी रूसी शहर येस्क में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि विमान एक आवासीय इमारत पर क्रैश हुआ है और देखिए ये भयावह तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि दक्षिणी रूसी शहर येस्क में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और विमान एक आवासीय इमारत पर क्रैश हुआ। जानकारी के मुताबिक रूस का एक युद्धक विमान के इंजन में खराबी आ गई और इसके बाद विमान आजोव सागर पर येस्क बंदरगाह में एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि Su-34 ने एक इंजन में उड़ान भरने के दौरान आग लग गई और इसके बाद विमान नीचे गिर गया और चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित थे। हालांकि विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपात सेवाएं आग बुझाने में लगी और ये तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई।